बहरीन की तेल कंपनी पर ईरान का हमला। ईरानी अटैक के बाद बहरीन में भीषण विस्फोट हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद बहरीन में अफरा तफरी मची है। वॉर मॉनिटर के हवाले से ये बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर मॉनिटर के हवाले से बहरीन की तेल कंपनी पर ईरान ने हमला किया है और वहां पर भीषण विस्फोट हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद बहरीन में अफरा तफरी मच गई है। तो वहीं कतर ने मिसाइल अटैक को नाकाम किया है। कतर की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। कतर रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। तो कतर ने मिसाइल अटैक को नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। कतर रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम हुई है। ईरानी मिसाइल को इजराइल ने हवा में नष्ट किया है। आसमान में कई टुकड़ों में बिखरी ईरानी मिसाइल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम। ईरानी मिसाइल को इजराइल ने हवा में नष्ट किया है और आसमान में कई टुकड़ों में बिखरी है ईरानी मिसाइल। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर से बारूद से कांप रही है। आसमान में फाइटर जेट गरज रहे हैं, मिसाइलें दहाड़ रही हैं और ड्रोन मौत बनकर शहरों पर मंडरा रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इस युद्ध में अमेरिका की ताकत, अरब देशों की बेचैनी और पूरी दुनिया की नजरें जुड़ चुकी है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर सत्ता की जंग छिड़ी है। राष्ट्रपति कुछ कहते हैं, लेकिन मिसाइलें कुछ और कहानी लिख रही है। सवाल बड़ा है, क्या ईरान कमजोर पड़ रहा है? क्या इजराइल मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी में है? क्या इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा? देखिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, ड्रोन, बम, मिसाइल, ईरान बनाम इजराइल। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां इतिहास भी जलता है और भूगोल भी बारूद से लिखा जाता है। आज वही मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर है। आसमान में फाइटर जेट गरज रहे हैं, समंदर से मिसाइलें निकल रही हैं और शहरों के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों की ताकत अब सीधे टकरा रही है। तेहरान से लेकर बेरूत तक बारूद का धुआं उठ रहा है और इस युद्ध के बीच एक कसम ने पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कसम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद से जल रही है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। आसमान से बम गिर रहे हैं, समंदर से मिसाइलें दागी जा रही हैं और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तेहरान में तेल डिपो से लेकर सैन्य ठिकानों तक हर जगह विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल और अमेरिका स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि इस बार ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। डबल अटैक के बावजूद तेहरान पलटवार कर रहा है। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और अमेरिकी बेस तक को निशाना बनाया जा रहा है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट पर युद्ध का असर देखा जा रहा है। इसी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ी कसम खाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इजराइल तब तक हमला करता रहेगा जब तक ईरान की न्यूक्लियर ताकत, मिसाइल ताकत और ड्रोन ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल की जंग दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में मिलिट्री ऑपरेशन और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। दरअसल इजराइल लंबे समय से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है। 2025 में भी ईरान पर हमला किया गया था, लेकिन ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोका।
और अब इस बार पहले से कहीं ज्यादा भीषण हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध की सबसे बड़ी घटना हुई 28 फरवरी की सुबह, जब इजराइल और अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाया। खामेनेई एक मीटिंग कर रहे थे, इसी दौरान एक साथ 30 बम गिराए गए। कुछ सेकंड और पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। खामेनेई और कई टॉप कमांडर मारे गए। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद भी हमले रुके नहीं। इजराइल और अमेरिकी फोर्स लगातार प्रहार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होता, यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान में जंग का नुकसान, 1332 मौतें, 180 बच्चे शामिल, हजारों घायल। हमलों की रफ्तार बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या भी। इसी बीच नेतन्याहू ने ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC को भी चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू अपनी कसम पूरी करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। ईरान में रणनीतिक ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उन चेहरों को भी जो वर्षों से इजराइल के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं है। इस जंग ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान के अंदर सत्ता का संकट पैदा हो गया है? क्या खामेनेई की मौत के बाद तेहरान में साइलेंट तख्तापलट हो चुका है? और क्या ईरान की असली कमान अब राष्ट्रपति के हाथ में नहीं बल्कि जनरलों के हाथ में है? ऑपरेशन रूइंग लॉइन, 8 दिनों में ईरान तबाह। 28 फरवरी की सुबह शुरू हुआ हमला अब एक विशाल सैन्य अभियान में बदल चुका है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन रूइंग लॉइन और इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान की सैन्य ताकत को जड़ से खत्म करना। पिछले 8 दिनों में ने 2 बेहद गुप्त ठिकानों पर हमला किया, शाहरूद और पार्चीन। शाहरूद और पार्चीन में हमला, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट तबाह, एक्सप्लोजिव फैक्ट्रियां नष्ट, मिसाइल इंजन कॉम्प्लेक्स ध्वस्त। इन दोनों जगहों पर ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें बनती थीं, लेकिन इजराइल की बमबारी ने इन फैक्ट्रियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अब ईरान के पास मिसाइलें भले हों, लेकिन उनमें भरने के लिए जरूरी विस्फोटक सामग्री नहीं बची। इजराइल ने सिर्फ मिसाइलों को नहीं बल्कि ईरान की रक्षा प्रणाली को भी निशाना बनाया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, सिचुएशन रूम तबाह, कमांड सेंटर नष्ट, स्टोरेज फैसिलिटी खत्म। इन हमलों के बाद तेहरान की सेना लगभग आधी हो चुकी है। अब ईरान के आसमान में क्या हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी कमांडरों तक नहीं पहुंच पा रही। इजरायली फाइटर जेट तेहरान के सबसे अहम हवाई अड्डे मेहराबाद एयरपोर्ट तक पहुंच गए। यह एयरपोर्ट सिर्फ एक सिविल एयरपोर्ट नहीं था, यह IRGC का लॉजिस्टिक हब था। यहीं से मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को हथियार और संसाधन भेजे जाते थे। इजराइल के हमलों ने यह पूरा नेटवर्क कुछ ही मिनटों में जमींदोज कर दिया। हमले इतने अचानक थे कि कई ईरानी फाइटर जेट रनवे पर खड़े खड़े ही तबाह हो गए। लेकिन ऑपरेशन रूइंग लॉइन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, यह युद्ध अब सीमा पार पहुंच चुका है। बेरूत में इजरायली हमला, लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए गए। दहिया इलाके में रॉकेट लॉन्चिंग साइट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ रमादा होटल पर। खुफिया जानकारी के मुताबिक उस होटल में IRGC कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर की बैठक चल रही थी। इजराइल ने
प्रिसीजन स्ट्राइक करते हुए पूरी इमारत को मलबे में बदल दिया। इस हमले में ईरान के लेबनान ऑपरेशन के 4 बड़े मास्टरमाइंड मारे गए। लगातार हो रहे इन हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ईरान के मिसाइल ताकत पर असर, 2500 मिसाइल स्टॉक, 550 लॉन्चर, 400 से ज्यादा नष्ट। यानी ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता तेजी से घटती जा रही है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने इजराइल पर करीब 100 मिसाइलें दागी थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 10 से 14 मिसाइल रोजाना रह गई है। हालांकि इजराइल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ईरान के पलटवार में काफी नुकसान हुआ है। इजराइल में नुकसान, 3100 घर क्षतिग्रस्त, हजारों लोग विस्थापित। यानी यह युद्ध दोनों तरफ तबाही लेकर आया है। एक तरफ इजराइल ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने में जुटा है, दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से जवाब दे रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच एक और सवाल उठने लगा है, क्या ईरान के अंदर सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या राष्ट्रपति पेजिशकियन वास्तव में देश के फैसले ले रहे हैं, या तेहरान में किसी और का राज चल रहा है? खामेनेई के बाद सत्ता का संकट, ईरान में कौन चला रहा है हुकूमत? एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। 2 चेहरे, 2 ताकतें और बीच में एक ऐसा देश जो इस वक्त जंग और सत्ता संघर्ष के बीच फंसा हुआ है। दुनिया के कैमरों के सामने ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं ईरान शांति चाहता है, पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद तेहरान की जमीन से मिसाइलें निकलती हैं और बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत तक धमाकों की आवाज पहुंचती है। बात शांति की, लेकिन हमले जारी। सबसे पहले हमला हुआ इराक के इरबिल शहर में। यहाँ मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान के सुसाइड ड्रोन ने हमला किया। ड्रोन जैसे ही बेस के पास गिरा, तेज धमाका हुआ और पूरा इलाका हिल गया। इसके बाद ईरान के हमले कुवैत तक पहुंच गए। कुवैत सिटी में एक होटल को निशाना बनाया गया। हमले के बाद ऊपरी मंजिलों में आग लग गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। लेकिन ईरान यही नहीं रुका। कुवैत के अली अल सेलम एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। दावा है कि इस हमले में अमेरिका का एडवांस रडार सिस्टम तबाह हो गया। ईरान का अगला निशाना बना बहरीन। यहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर शाहिद 136 ड्रोन गिरा। कुछ ही सेकंड में आग और धुएं का विशाल गुब्बार आसमान में उठने लगा। बताया जा रहा है कि जिस इमारत पर हमला हुआ वहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। इन हमलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या ईरान के राष्ट्रपति दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, या तेहरान में अब राष्ट्रपति की सुनता ही कोई नहीं है? खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता 2 हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रपति पेजिशकियन जो तनाव कम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान की सेना और IRGC जो जंग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस संघर्ष में फिलहाल सेना का पलड़ा भारी है। ईरान की शक्ति संरचना, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अली लारीजानी, IRGC कमांड। अली लारीजानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं, वो अब ईरान की सैन्य रणनीति को लीड कर रहे हैं और माना जा रहा है कि असली फैसले अब वहीं से लिए जा रहे हैं। यानी राष्ट्रपति की सरकार दिखावे की सत्ता बनकर रह गई है और असल ताकत सैन्य कमांडरों के हाथ में है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया, उसके 12 घंटे के भीतर IRGC हमले नहीं करता। यही वजह है कि अब कई विशेषज्ञ ईरान में एक साइलेंट तख्ता पलट की बात कर रहे हैं। क्या ईरान में साइलेंट तख्ता पलट? दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आगे रखा गया है ताकि पश्चिमी देशों के सामने ईरान लोकतांत्रिक दिख सके। लेकिन असली फैसले मिसाइल कमांडर सेंटर में लिए जा रहे हैं और इस पूरे खेल में सबसे बड़ी ताकत है IRGC। IRGC की ताकत, अपनी सेना, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स, अपना खुफिया नेटवर्क।
IRGC सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है, यह ईरान की अर्थव्यवस्था का भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ईरान की अर्थव्यवस्था में 60% हिस्से पर IRGC का नियंत्रण है। ऊर्जा, निर्माण, व्यापार, हर बड़े सेक्टर में IRGC का गहरा प्रभाव है। खामेनेई के जीवन काल में यह पूरी ताकत उनके नियंत्रण में थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सत्ता का संतुलन बदल गया है। अब IRGC सिर्फ सेना नहीं, बल्कि एक समानांतर सरकार बन चुका है। बहरीन और सऊदी पर हमलों का एक मकसद अमेरिका को संदेश देना भी है। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट मौजूद है और सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो पूरे मिडिल ईस्ट की ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस रणनीति के साथ ईरान की सेना एक और संदेश दे रही है कि तेहरान की असली ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि जनरलों के पास है। यानी अगर राष्ट्रपति दुनिया की बातों पर भरोसा करेगी तो उसे जमीन की हकीकत कुछ और ही मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान की कमान पूरी तरह सेना के हाथ में है और सेना झुकने को तैयार नहीं, तो यह युद्ध कितना लंबा चलेगा? क्या बदलने वाला है मिडिल ईस्ट का नक्शा? मिडिल ईस्ट की इस जंग ने अब सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि पूरे भूगोल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में हर बड़ा युद्ध नक्शे बदल देता है। साल था 1947, जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन की जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया। 1947 विभाजन प्रस्ताव, 45% अरब राज्य, 55% यहूदी राज्य, यरूशलेम अंतर्राष्ट्रीय शहर। लेकिन जब 1948 में इजराइल बना तो युद्ध छिड़ गया, और जब युद्ध खत्म हुआ तो इजराइल अपने प्रस्तावित नक्शे से काफी बड़ा हो चुका था। फिर आया 1967 और 6 दिन का युद्ध। 1967 युद्ध, गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट्स, सिनाई इजराइल के कब्जे में। इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा पूरी तरह बदल गया। फिर 1993 से 1995 के बीच ओस्लो समझौते हुए। ओस्लो समझौता, एरिया ए फिलिस्तीन प्रशासन, एरिया बी साझा नियंत्रण, एरिया सी इजरायली नियंत्रण। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में एक नई बहस छिड़ चुकी है और इसकी वजह बना है एक बयान, ग्रेटर इजराइल की बहस। इजराइल में अमेरिका के राजदूत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी अरब दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने ग्रेटर इजराइल के विचार का समर्थन कर दिया है। अरब देशों को डर है कि अगर ईरान कमज़ोर हुआ तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और आज का इजराइल कल का ग्रेटर इजराइल बन सकता है। इसी आशंका ने मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठनों को एक मंच पर ला दिया है। 57 देशों का विरोध, OIC, अरब लीग, GCC। इन संगठनों ने खुलकर कहा है कि अरब देशों की सीमाएं उनकी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन वाशिंगटन भी इस दबाव को समझ रहा है और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नई सैन्य रणनीति तैयार कर ली है। अमेरिका का नया वॉर प्लान। इस रणनीति के तहत अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो अरब देशों की ज़मीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय हमले की शुरुआत यूरोप से होगी। अमेरिकी वॉर प्लान, F-35, F-16, बुल्गारिया, ग्रीस, साइप्रस। अमेरिकी फाइटर जेट यूरोप से उड़ान भरेंगे और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ेंगे। रास्ते में KC-135 टैंकर हवा में ही इन जेट्स को फ्यूल देंगे। इसके बाद ये फाइटर जेट भूमध्य सागर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए ईरान के करीब पहुंचेंगे और अपने टारगेट पर हमला करेंगे। यानी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहां इतिहास कभी शांत नहीं रहता, जहां हर पीढ़ी एक नई जंग देखती है। आज फिर वही मोड़ आ चुका है। एक तरफ ईरान है जिसकी सैन्य ताकत अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहा है, और तीसरी तरफ अमेरिका
जिसकी रणनीति पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और साइबर युद्ध, यह जंग 21वीं सदी की सबसे खतरनाक लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ईरान इस हमले के बाद कमजोर हो जाएगा या जंग पूरे मिडिल ईस्ट को एक नए युद्ध में धकेल देगी? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर बदलेगा? यह संघर्ष दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा। फिलहाल तेहरान से लेकर बेरूत तक और तेल हबीब से लेकर वाशिंगटन तक सबकी नज़र एक ही सवाल पर टिकी है, इस युद्ध का अगला विस्फोट कहां होगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में बारूद सिर्फ शहरों को नहीं, इतिहास को भी बदल देता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।